Professor of Government Law College, Pune. Today, here we are again discussing some more new data maxims in our subject of proficiency in English. So, shall we start with some new maxims? So, the first one is delegatus non protest delegate. डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डेलीगेटस का मतलब होता है प्रत्यायोजित करना, अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करना। तो यहाँ पे जो है इस मैक्सिम का मतलब होता है डेलीगेटस प्रत्यायोजित करना, डेलीगेट करना। ठीक है, प्रत्यायोजित डेलीगेट। डेलीगेट मतलब आप जो है अपना प्रशासनिक विधि में भी पढ़ेंगे, जिसमें ये होता है कि जो आपकी खुद की निहित शक्तियाँ होती हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरी अथॉरिटी को जो है आप अपनी डेलीगेट करते हैं। पावर्स पूरी नहीं जाती हैं, कुछ एक शक्तियाँ, मतलब आप अपनी एब्सेंस में या कुछ एक कार्य अपने जो होते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरी अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर देते हैं कि मेरे बिहाफ पे ये काम इस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो वो होता है आपकी शक्तियों को प्रतियोजित करना। लेकिन सभी शक्तियाँ प्रतियोजित नहीं होती हैं, कुछ एक शक्तियाँ ही जो हैं, क्योंकि एक लिमिटेड होता है, ये लिमिटेड पावर्स जो है वही डेलीगेट की जा सकती है। तो यहाँ पे एक मैक्सिम है जो ये कहता है डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। इसका मतलब क्या हुआ? डेलीगेटेड पावर्स कैन नॉट be further delegated। मतलब क्या हुआ कि जो एक बार शक्तियां प्रत्यायोजित की जा चुकी है, शक्तियां पावर जो एक बार प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं, वो शक्तियां आप आगे किसी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकते। एक बार जो शक्ति आपने किसी को प्रत्यायोजित की, अपनी शक्तियां, मान लीजिए कि मेरी एब्सेंस में मैं दूसरी किसी फैकल्टी को अपनी क्लास लेने के लिए बोल देती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर जिस भी फैकल्टी को मैंने अपनी क्लास लेने के लिए अपना बोला मेरी हाफ पे, ड्यू टू सम रीजन आई कुड नॉट बी देयर ऑन दैट डे, मैंने उनसे कहा कि आप मेरी क्लास जो है वो मैंने उनको असाइन करा दी है, तो वो फर्दर उस चीज़ को असाइन नहीं करा सकते, क्योंकि वो एक्चुअली उनकी नहीं थी, वो उनको प्रत्यायोजित की गई थी। कोई भी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि कोई अथॉरिटी है, जैसे आप लॉ में ले लीजिए, ये जो मैक्सिम है वो यूज होती है कि लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, वो विधि बनाने की शक्तियाँ उससे प्राप्त हैं। अब क्या होता है कि कुछ एक शक्तियाँ जो होती हैं विधि बनाने की, वो आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, प्रशासनिक शक्ति को दे देते हो। तो प्रशासन के पास क्या होती है, कुछ जो है विधि बनाने की शक्तियाँ होती हैं और कुछ जो है पार्शियली, जिनको बोलते हैं क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, तो उनके पास जो पावर्स हैं वो कुछ एक लॉ बनाने की हैं, लेकिन वो सीमित हैं, क्योंकि वो सीमाएं जो है वो किसने दी हैं? लेजिस्लेचर ने फिक्स की हुई हैं। उनके पास एक लिमिटेड पावर्स हैं, वो डेलीगेटेड हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी खुद जो है, प्रशासन जो है, उसके पास विधि बनाने की शक्तियाँ नहीं हैं। वो शक्तियाँ कहाँ से मिली हैं उसको? लेजिस्लेचर से मिली हैं। तो वो डेलीगेटेड पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो पावर्स हुई वो डेलीगेटेड हुई, तो वो डेलीगेटेड पावर्स वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। मतलब कि वो अपने सबऑर्डिनेट को नहीं कह सकता कि ये जो शक्तियां हैं ये आप बना लीजिए, ठीक है, ये विधियां जो है ये आप बना लीजिए, या इन पावर्स को एग्जीक्यूट आप कीजिए, क्योंकि उसकी जो कार्य नीति है, जो उसको कार्य करने की जो शक्तियां भी प्राप्त हैं, वो सारी लेजिस्लेचर से हैं। और एक स्टैट्यूट होता है जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को काम करना होता है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, प्रशासन विधि है जैसे, तो हर एक विधियां जो है उसके अनुसार बनी हुई है, और उस व्यक्ति को उन्हीं पावर्स के अंदर है कि उन्हीं लॉज के अंदर है कि अपनी पावर्स और ड्यूटीज का पालन करना होता है, उनको क्रियान्वित करना होता है। लेकिन क्योंकि वो डेलीगेटेड है, लॉ ने उसको बोला है कि ये कार्य करना है, तो वो अपनी शक्तियां किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकता है, जब तक कि विधि खुद ना कहे कि आप ये शक्तियां किसी को दे सकते हैं। तो एक बार जो पावर्स डेलीगेट हो जाती हैं, मतलब कि जैसे लॉ मेकिंग पावर एडमिनिस्ट्रेशन को मिली हुई है, कुछ एक सीमित है, पूरा जो है आपका अधिनियम तो नहीं बना सकते एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ एक लॉ मेकिंग पावर्स अगर जब एडमिनिस्ट्रेशन को मिलती हैं तो वो फर्दर उन किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी सबऑर्डिनेट को भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल
पावर्स होती हैं, तो एक टाइम लिंक जो है वो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल किसी को अपनी किसी फैकल्टी को अपनी अथॉरिटी दे देते हैं, मीन्स इन एब्सेंस द पर्सन कैन मेक द सिग्नेचर। लेकिन कोई बहुत ही असेंशियल पावर्स है, असेंशियल पावर्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड, नॉन एसेंशियल पावर्स कैन बी डेलीगेटेड। तो अब ये नहीं है कि वही प्रिंसिपल बन के खड़े हो जाते हैं जिनको पावर्स डेलीगेट हुई हैं, he can work only on behalf of principal but that faculty could not be pretended to be a principal। क्या मतलब हुआ, जो शक्तियां प्रत्यायोजित होती हैं वो आगे उनका प्रत्यायोजन नहीं हो सकता है। once a powers has been delegated, the person who is using a delegated powers cannot further delegate that power। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं adjustant generis। adjustant generis का मतलब होता है things of same kind or category। कोई भी वस्तु है वो नेचर की एक जैसी नेचर की है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप देखिए कि आप हॉट ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हॉट ड्रिंक में क्या आता है, बेवरेजेस हैं। बेवरेजेस एक क्लास है। बेवरेजेस में आप जो है उनको कह सकते हैं कि टी है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, आपका कोई भी ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, वो सारी क्या होती है, सूप है, ये बेवरेजेस में काउंट होते हैं, उनको बेवरेजेस बोलते हैं। मीन्स दीज आर द ड्रिंक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी। ये सब ड्रिंक्स हैं, चाहे वो सूप है, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो टी है, या वो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, वो बेवरेजेस कहलाते हैं। तो बेवरेजेस एक वर्ड जो है वो क्या है, एक काइंड है, एक कैटेगरी है जिसमें कि ये सारे ड्रिंक्स जो है फर्दर आप उनके नाम बताते हैं। तो आप देखते हैं कि जब रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है तो उसमें ऊपर लिखा होता है बेवरेजेस, बेवरेजेस में आप ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे स्नैक्स सेटिंग होता है तो स्नैक्स में आपका स्टार्टर जो है, स्टार्टर्स में आप क्या लेना पसंद करेंगे, जैसे सूप है या आपके स्नैक्स हैं, कुछ भी चीज़ है, चिप्स है या वेफर्स है, एनीथिंग दैट इज अ स्नैक। तो ये क्या हुआ, एक वर्ड हुआ स्नैक। स्नैक इज एन एडजस्टेंट जेंडर्स, मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो है एक कैटेगरी में आती हैं, वो सारी सिमिलर नेचर की हैं, वो सब स्नैक्स हैं, वो सब बेवरेजेस हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे लॉ में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ ये इंटरप्रिटेशन में आता है। आपके इंटरप्रिटेशन में क्या है कि हमें कई बार कोई वर्ड लॉ में, प्रोसीडिंग में कोई वर्ड यूज कर रहे हैं हम, अब वो जो भी लॉयर ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, अगर उस शब्द का जो है उसका कोई अन्य अर्थ भी निकल सकता है। कई बार आपने देखा है, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे कि एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि उस वर्ड को हम किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसका अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे इंटरप्रिटेशन होता है। तो इसी तरीके से जब लॉयर जब एक वर्ड को इस्तेमाल करता है प्रोसीडिंग में, तो ये उसको इंश्योर करना होता है कि ये जो वर्ड है और जो एक्चुअल में फैक्ट्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑफ सेम काइंड। जैसे कि अभी कोई जो इंटरप्रिटेशन में केसेस हैं आपके, दे आर टॉकिंग अबाउट द बेवरेजेस। बेवरेजेस में क्या है कि आपने कहा कि भी आपका टी प्लांट था, ठीक है, चाय का जो है बागान था, जिसमें कि ये जो केसेस थे वो उसके रिगार्डिंग थे। तो ये जो है ये क्या रहेंगे कि दिस इज दी, अगर उसकी जगह उसने बेवरेजेस वर्ड यूज किया है या आपका हॉट ड्रिंक वर्ड यूज किया है, मीन्स कॉफी एंड टी बोथ द थिंग्स आर ऑफ सेम कैटेगरी। तो आपने कहा कि आई वाज टेकिंग बेवरेज एट दैट टाइम, ठीक है, आई वाज हैविंग बेवरेज एट दैट टाइम, तो इसका मतलब कि आप कॉफी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, बट दैट इज रिलेटेड टू अ ड्रिंक यू आर टेकिंग एट दैट टाइम। तो लॉयर को इंटरप्रिटेशन करना होता है कि जो शब्द भी वो इस्तेमाल कर रहा है वो सेम कैटेगरी का है। और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि जो शब्द इस्तेमाल हुआ है या अगेंस्ट पार्टी में जो है डिफेंडेंट पार्टी ने, या आप कहिए कि उसने जो लॉयर ने इस्तेमाल किया है, डिफेंस लॉयर ने, तो आप क्या है कि उसको जो है प्रूव करना है, या जो अभी अपोजिट लॉयर है जिसने उस शब्द को इस्तेमाल किया है, आपको उसको प्रूव करना है कि वेदर दैट वर्ड would belong to the same category or would have the different meaning. Same word may have the different meaning also, but different words could have the same category also. तो जो भी शब्द इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि हम जूरिस का इस्तेमाल करते हैं, जूरिस शब्द होता है, लेजिस वर्ड होता है ना, जैसे कि जूरिस है, लेजिस है, लेजिस क्या है, ये सब ज्योर है, ज्योर, ये सब क्या है, These all words of same category, same category के हैं। इनका अर्थ क्या है सबका, इनका अर्थ है लॉ से रिलेटेड, anything which is legal, anything which is law,
तो ये सब क्या कहलाएंगे? एडजेस्टम जेनरस। दीज ऑल आर एडजेस्टम जेनरस, दीज थिंग्स आर ऑफ सेम काइंड। तो इनको जो है अगर कोई भी गलती से अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि इट इज एज पर ज्योर और एज पर लार्जेस्ट, तो दैट इज द सेम मीनिंग, मतलब कि वो लीगल है। हम इसका कहीं भी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है? लीगल टर्म में आता है। तो वो जो है एडजेस्टम जेनरस है। सो दैट इज एन इंटरप्रिटेशन कि अगर डिफरेंट वर्ड्स अगर यूज होते हैं तो दैट वुड बी ऑफ सेम कैटेगरी, उसमें कोई भी क्वेश्चनेबल चीज नहीं होती। नेक्स्ट पे आते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है एक्स पोस्ट, पोस्ट मतलब कि पिछला, पास्ट, पास्ट एंड एनी फैक्ट, anything which is subsequently any law subsequently executed but have retrospective effect। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है आपका? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कोई भी विधि बनती है, जैसे कि आप अपना देखेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 2 दैट टॉक्स अबाउट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है उसमें कि दैट इज डिफेंस कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है वो, कि डिफेंडेंट सॉरी जो एक्यूज होते हैं, एक्यूज के लिए राइट है कि अगर कोई भी लॉ जो कि आज बना है लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो पहले वाले कोई एक्यूज पर्सन है, एलिज्ड पर्सन है, अगर उसको मिलता है तो वो फायदा उसको मिलना चाहिए। बट उन्होंने जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 उसको बेल करता है कि अगर वो उसके बेनिफिट में नहीं है तो उसको जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या कहता है कि एनी लॉ विच इज सब्सिक्वेंटली, और कोई भी विधि है, कोई भी चीज है जो आज बन गई है, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट कब होगा? रेट्रोस्पेक्टिव होगा। आज हम कोई भी जो है एग्जीक्यूशन करते हैं या कोई जो है आज हम लॉ बनाते हैं या कोई भी आज डिसीजन लेते हैं, लेकिन हम जो डिसीजन लिया है आज हम उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसमें मेंशन कर देते हैं दैट वुड हैव एन एक्स पोस्ट फैक्टो इम्पैक्ट। मतलब आज जो फैक्ट है उसका पास्ट इफेक्ट भी होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि भूतलक्षी प्रभाव रहेगा उसका। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है? एक्स पोस्ट फैक्टो कि कोई भी आज के डेट में, आज में अगर कोई भी विधि बनती है या कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो एग्जीक्यूशन है या एनफोर्स जो होगा वो आपका भूतलक्षी प्रभाव होगा, पहले के डेट से होगा। फॉर एग्जाम्पल आज जो है 27 से हमने कहा कि आपकी अटेंडेंस, आज 27 है, आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट होगी और पिछले वीक मतलब कि जब से वीक स्टार्ट हुआ है 24 से हम आपका जो है ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तो आपकी आज हम काउंट कर रहे हैं लेकिन वो कब से हो रहा है? 24 से हो रहा है। तो हमने जो है जो आज निर्णय लिया है उसमें हमने लिख दिया है कि दैट वुड हैव एन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 24। तो 24 तारीख से उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा। आपके असाइनमेंट्स का जो भी एवेल्युएशन है या आपके क्लासेस का जो भी इवेल्युएशन है वो 24 से होगा। हालांकि हम डिसीजन आज ले रहे हैं, निर्णय आज ले रहे हैं, लेकिन उसका क्या है? भूतलक्षी प्रभाव है। तो ये हमेशा देखा जाता है कि वो किसी के बेनिफिट में है या नहीं है। भूतलक्षी प्रभाव हम तभी देते हैं जब वो किसी के बेनिफिट में होता है, पब्लिक के बेनिफिट में है, लीगली वो बेनिफिशियल है। अगर वो बेनिफिशियल नहीं है, किसी को नुकसान देता है, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर अकम्प्लिश फैक्ट एंड अकम्प्लिश्ड फैक्ट। ये शब्द आपका जो है क्रिमिनल लॉ में, जैसे कि आप लॉ ऑफ एविडेंस है या आपका जो है सीआरपीसी है या आईपीसी है, उनमें इस्तेमाल होता है accomplished fact, any fact which has been done। accomplished means completed, completed or done, it has been executed, वो हो चुका है। ठीक है,
अकम्प्लिश, वो किस लिए हम लोग करते हैं कि कोई फैक्ट है, जैसे कि आप आईपीसी में अटेम्प्ट पढ़ते हैं, तो अटेम्प्ट में क्या है, एक्टस रियस के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक्टस रियस को आप फिजिकल एक्ट बोलते हैं, एक्टस रियस, एक्टस रियस मींस फिजिकल एक्ट। फिजिकल एक्ट में क्या है कि एक तो अटेम्प्ट होता है, दूसरा आपका अकम्प्लिशमेंट होता है। इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आपका एक्टस रियस जो कहता है फिजिकल एक्ट, दैट इज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक तो होता है अटेम्प्ट, मतलब किसी व्यक्ति ने मारने की कोशिश की, गोली चला दी, ठीक, आपकी तरफ से वो एक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, लेकिन वो पर्सन इंजर्ड नहीं हुआ है, उसको कोई भी इंजरी नहीं पहुंची है, कोई भी क्षति नहीं पहुंची है, तो आप क्या कहेंगे, अटेम्प्ट कहेंगे उसको। लेकिन अकम्प्लिश्ड मतलब कि जो भी आपने टारगेट किया, आपने जिस व्यक्ति को मारने का टारगेट किया और उस व्यक्ति को इंजरी हो गई या उसकी हत्या हो गई, तो हम क्या कहेंगे उसको, द एक्ट हैज बीन अकम्प्लिश्ड। जिस मानसिकता से आपने वो एक्ट किया था, अटेम्प्ट किया था और उसको आपने पूरा भी कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, अकम्प्लिश्ड एक्ट। और जो फैक्ट इससे रिलेटेड होता है उसको हम अकम्प्लिश्ड फेट अकम्प्लिश बोलते हैं, फेट अकम्प्लिश। ये शब्द आपका एविडेंस में और आईपीसी में इस्तेमाल होता है। फेट अकम्प्ली हो गया, मतलब कि जो फैक्ट है दैट इज बीन अकम्प्लिश्ड, वो कंप्लीट हो चुका है और हम उसी फैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रावायस और अल्ट्रावायस। दो टर्म्स हैं आपकी, इंट्रावायस, अल्ट्रावायस। इंट्रावायस एंड अल्ट्रावायस। वायस का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब विद इन, इंट्रा का मतलब क्या रहेगा, विद इन। वायस मतलब आपकी लिमिट्स, विद इन द लिमिट्स, ठीक है। अल्ट्रा वायस होता है अल्ट्रा बियॉन्ड, बियॉन्ड लिमिट। अल्ट्रा कई बार आप जो है शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब विस्तारित रूप से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, ये दोनों वर्ड्स आपके प्रशासनिक विधि में ही इस्तेमाल होते हैं, इंट्रावायस, अल्ट्रावायस। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी होते हैं, जहाँ पे आप, जैसे हमने विधि बनाने की शक्तियों की बात की है, तो लेजिस्लेचर जो है, जो विधियां बना रहा है ना, और जो उसका एग्जीक्यूट कर रहा है, विधि जो बन रही है लेजिस्लेचर के द्वारा बन रही है अपनी, तो वो क्या है, इंट्रावायस, वो अपनी सीमाओं में रह के ही विधियां बना रहा है, कि उसको पावर्स है, तो वो किसी भी लेजिस्लेचर खुद जो है वो तो किसी भी हद तक जो है विधियां बना सकता है, अगर उसमें वो पब्लिक पॉलिसीज में होता है तो वो विधि बना सकता है, तो विद इन द लिमिट्स वो अपनी लिमिट्स में विधियां बना रहा है। अल्ट्रावायस और इंट्रावायस प्रशासनिक विधि में कहाँ इस्तेमाल होता है, कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि अभी हमने डेलीगेटर्स उसमें बात करी है, उसको शक्तियां प्राप्त हैं लेजिस्लेचर से विधि बनाने की, तो जो शक्तियां प्राप्त है वो क्या है, इंट्रावायस है, वो उसको निहित है, वो शक्तियां वो प्राप्त है। लेकिन अगर वो उनका जो है अपनी शक्तियों के से बढ़ के उनका इस्तेमाल करता है या बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, अल्ट्रावायस, मीन्स बियॉन्ड द लिमिट्स। जो उसको लिमिट दी गई है उससे बढ़ के अगर वो कोई कार्य करता है, उनके उससे आगे चल के कोई काम करता है, तो वो क्या कहलाता है, अल्ट्रावायस कहलाता है। तो आपकी जो है ये डॉक्ट्रिन्स हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस के बारे में बात करती है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रावायस। ये क्या है, अपनी शक्तियों में रह के, इंट्रावायस का मतलब होता है अपनी शक्तियों में रह के, और अल्ट्रावायस का मतलब होता है अपनी शक्तियों से, अपनी लिमिट से बाहर हो गए। तो ये शब्द का इस्तेमाल जो है आप हर जगह, हर सब्जेक्ट में मिलेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, प्रशासनिक विधि में मिलेगा आपको। उसके अलावा जो है आपका जुडिशियल पावर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी आता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं। सो एनीथिंग व्हिच इज एग्जीक्यूटेड विद इन द लिमिट्स इज इंट्रावायस, एनीथिंग व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द पावर्स और बियॉन्ड द लिमिट्स इज अल्ट्रावायस, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये आज की हमारा बस